आ रही है रति जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? फिर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मेरा ये। अभी और 2 मिनट तक आपका सेशन स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो बाकी मॉम्स को। अच्छा अच्छा, शुरू करें रति जी? 2 मिनट तक करते हैं। अच्छा बाकी अच्छा, लोग और भी आ जाएं, हाँ फिर हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेलो मम्मी। हाँ बस, जब मैं ये एक्सरसाइज करूंगी तो ये मेरी पैर आएंगे ना, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। मैं इसको नहीं कर लूंगी। ये आवाज आ रही है रति जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हेलो मम्मी, कैन यू हियर मी? ठीक है बेटे, आप अकेले? अच्छा, हेलो हेलो। हेलो। ईसा ने किया कि हेलो कर रही है। एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपकी बेटी ने भी ज्वाइन किया है? है जी? आपकी बेटी ने भी ज्वाइन किया है? हाँ, बेटी ने ज्वाइन किया है, मैंने बेटी को भी लिंक भेजा था। अच्छा, अच्छी बात है, ग्रेट। कि भाई देखो थोड़ा बेटी के लिए भी। पूनम जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। कुर्सी के पीछे है। मैं सबको म्यूट पे रख देती हूँ। हाँ जी, जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइजेस खत्म होती जाएंगी, हाँ वैसे जी। फिर हम सबको अनम्यूट करेंगे और अच्छा, जिसका कुछ क्वेश्चन होगा वो फिर आपसे पूछ लेंगे। जी जी जी। शोभना जी खड़े हो जाओ। हाँ, उठती हूँ। ठीक है, पूनम जी हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। हाँ जी। पूनम सिंह, आशियाना उमंग से। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि आज के समय में पूरा देश, संसार और हमारा देश भी, पूरा वर्ल्ड एक कोविड-19 की महामारी से संकटग्रस्त है। इस समय का जो समय है वह बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। उस सब को देखते हुए कि हमने जैसे कि आजकल बाहर भी नहीं घूम सकते और कहीं जिम वगैरह भी नहीं जा सकते, ये सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज का सेशन प्लान किया है। जो सेशन है हमारा आज का ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम। प्राणायाम द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को अप कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और अपने को खून के स्वस्थ कर सकते हैं। आज हम प्राणायाम के विभिन्न 7-8 प्रकार के प्राणायाम है, सभी पर चर्चा करेंगे और सभी को दिखाएंगे भी किस प्रकार से करते हैं और उनका क्या फायदा है, उन सभी के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति खाना नहीं खाए तो उस समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर प्राण वायु है, यदि हम कुछ पल भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। हमको श्वास लेने के लिए, जीवित रहने के लिए श्वास होना जरूरी है। यदि हमारे शरीर के अंदर प्राण नहीं है तो हम मृत हो जाते हैं। हम तभी जीवित रहते हैं जब हमारे शरीर के अंदर प्राण। अब इसी पर करते सबसे पहले जानेंगे कि प्राण प्राण क्या होते हैं। 5 प्रकार के प्राण होते हैं शरीर के अंदर, जैसे कि कंठ से लेकर हार्ट तक जिस प्राण वायु का बॉडी में संचार होता है उसे प्राण वायु कहते हैं। और जो हार्ट से लेकर नाभि तक जिस वायु का संचार होता है
उसको समान वायु कहते हैं। और नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक जिस वायु का हमारी बॉडी में संचार होता है उसे अपान वायु कहते हैं। और कंठ से लेकर ऊपर के भाग में जिस वायु का संचार होता है उसे उदान वायु कहते हैं। और व्यान जो है वो पूरी बॉडी में व्याप्त होता है। इनके ये पंच प्राण इस प्रकार से हैं कि जैसे जैसे जहां जहां जिस जिस तरह से वायु हमारे शरीर के अंदर काम करती है उसी प्रकार से यो 5 उपप्राण भी होते हैं, जैसे छींक लेना, पलक झपकना, इस तरह के जो उपप्राण है, जबाई लेना, ये इस तरह के उपप्राण है। अब हम आते हैं कि हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे बॉडी स्वस्थ रहती है, रक्त का संचार ठीक से होता है, हार्ट की बीमारी ठीक होती है। वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायाम विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों में कार्य करते हैं। तो अब जैसे कि हम भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम है। उस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है और आगे के प्राणायाम करने की शक्ति मिलती है। सबसे पहला प्राणायाम, मेन प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करेंगे? गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। जिस तरह से जैसे गहरा लंबा श्वास लेंगे, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास लेंगे, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ेंगे। हमारा विधि सही होनी चाहिए और समय बराबर, तभी हम प्राणायाम का पूरा लाभ ले सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास लें, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास छोड़े। हमारी विधि सही होनी चाहिए और समय बराबर, तभी हम प्राणायाम का पूरा लाभ ले सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट तक प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इस प्राणायाम के करने से हमारे दमा, अस्थमा, साइनस, एलर्जी यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी रोग हैं वह इस प्राणायाम के करने से ठीक होते हैं। हमारे लंग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जितने सांस हैं उतने ही लेने, तो हम क्यों ना अपनी आयु को बढ़ाएं और गहरे लंबे सांस लें, जिससे कि हमारी आयु अधिक हो सके। और इसके साथ ही जैसे हम गहरे लंबे सांस लेंगे, जब भी हमारे लंग्स में इंफेक्शन होता है तो नीचे के सिरे से होता है। जब हम गहरा लंबा सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो है ना वो नीचे के सिरे तक जाएगी और उसके बाद वो शुद्ध होकर बाहर आएगी, जिससे कि हमारे लंग्स जो हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। नीचे के भाग से इन्फेक्शन होता है, हम अक्सर क्या करते हैं, छोटे छोटे सांस लेते हैं, छोटे छोटे सांस लेने से वो ऊपर से ही ऑक्सीजन आती है, नीचे के भाग तक हम पूरे लंग्स को साफ नहीं कर पाते हैं। गहरे लंबे सांस लेंगे, अभी थोड़ी देर करेंगे। बस इस प्राणायाम के अंदर आपको लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, यही क्रिया करनी है। और इस क्रिया के द्वारा ही भस्त्रिका प्राणायाम पूरी तरह से। प्राणायाम करने से पहले हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो किसी जमीन और भूमि पर या तख्त पर कहीं भी ऐसे नंगी जगह पर नहीं बैठते। एक दरी, मैट, कुछ भी, चादर, जो भी हो, एक कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राणायाम के द्वारा हम किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर समाहित रहे। यदि हम कोई मैट कोटिंग नहीं करेंगे तो वह जो ऊर्जा हमने ग्रहण की वो नीचे जमीन में चली जाएगी और उसका हम पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। और खाना खाने के 4-5 घंटे बाद प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा है। भारी पेट तो हम प्राणायाम कर ही नहीं सकते। अगर हम सुबह ही मॉर्निंग में प्राणायाम करें तो उसका लाभ हम ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हमने 7-8 घंटे पहले खाना खाया है और रात को खाया, तो सुबह हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार से करेंगे। अब दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो है वो मुख्य प्राणायाम है, मेन प्राणायाम है।
उसको प्रतिदिन इसको 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें, बस इसमें इतना ही करना है। और कपालभाति प्राणायाम में थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई हम जैसे श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम श्वास तो अपने आप से लिया जाता है, खाली बस फोर्स के साथ छोड़ना होता है। पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर आएगा। जैसे कपालभाति प्राणायाम करते समय हमें कंधे नहीं हिलाने चाहिए, जैसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कोई चेहरे पे स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होकर रिलैक्स होकर प्राणायाम करना चाहिए। किसी तरह की कोई तनाव ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक प्रतिदिन अवश्य करें। इस प्राणायाम के करने से बॉडी, पूरी बॉडी को लाभ मिलता है। वैसे ये प्राणायाम सेंटर भाग को ज्यादा प्रभावित करता है, पेट और पेट के आसपास के ऑर्गन को ज्यादा प्रभावित करता है। किडनी, लीवर, आंतों की कोई समस्या है, यूट्रस, ये सभी पैनक्रियाज, इस तरह के पेट के आसपास के भागों को ज्यादा बल देता है और स्वस्थ करता है। पेट के लिए ये मुख्य प्राणायाम है, इसको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। पहले जब हम शुरू करते हैं इस प्राणायाम को तो ये 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली करना चाहिए, 2-3 करते हुए 5 मिनट तक तो अवश्य करना चाहिए। यदि हम 5 मिनट से कम रुक जाएंगे तो हमें इस प्राणायाम का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद बॉडी में वो प्रोसेस शुरू होता है जिसका हमें प्राणायाम का लाभ मिलना शुरू होता है। 5 मिनट के बाद फिर हम जितनी देर तक करेंगे उतनी देर तक हम इस कपालभाति प्राणायाम का लाभ ले सकेंगे। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नाक के पास उंगली रख के हम इसको प्रतिदिन 30 से 35 मिनट तक कर सकते हैं। यदि किसी को कोई ऐसा रोग है, कठिन रोग है, जटिल रोग है, जैसे कैंसर है, किसी तरह की इस तरह की बीमारी है, तो वो 30 से 35 मिनट तक कंटिन्यूअसली सुबह शाम इस प्राणायाम को कर सकता है, उसका लाभ अवश्य मिलेगा। प्राणायाम करके देखें तो तभी हम इसका लाभ ले सकेंगे। प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम मुख्य रूप से पेट के आसपास के भागों को अधिक फायदा देता है, वैसे पूरी बॉडी का के प्रोसेस को ये सही करता है और हमें स्वस्थ करता है। कपालभाति प्राणायाम 15-20 मिनट तो कम से कम करें। यदि हम 5 मिनट से पहले रुक जाएंगे तो ये ऐसे ही होगा जैसे हमने कोई पतीले में दाल बनानी रखी और दाल बनाई, जैसे ही वो गलनी शुरू हुई हमने ऊपर से पानी डाल दिया, फिर गलनी शुरू हुई फिर थोड़ी और दाल डाल दी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लगातार कंटिन्यूअसली 5 मिनट से पहले नहीं रुकना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप 15-20 मिनट तक इसे अवश्य कर सकते हैं। मन में सकारात्मक सोच रखें, प्रसन्नता के भाव रखें और विचार करें कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी है तो जैसे हमारा श्वास बाहर आ रहा है उसके साथ साथ हमारी वो बीमारी बाहर निकल रही है। इस प्रकार की भावना के साथ करेंगे तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। हर श्वास के साथ इस तरह का प्रयास करें कि हम स्वस्थ हो रहे हैं और वातावरण स्वच्छ वातावरण के साथ इसको प्राणायाम को करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे अष्ट चक्र का शोधन होता है, 9 द्वार का शोधन होता है और हमारी पूरी बॉडी, जैसे अष्ट चक्र सभी को मालूम है, मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक अष्ट चक्र हमारी जो शक्तियां हैं, जो कुंडलिनी जागरण में ये अष्ट चक्र का शोधन प्राणायाम मेन रूप से लाभ देता है। ये हमारी जो शक्तियां हैं वो अधोमुखी होती हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं और
अष्ट चक्रों का शोधन करते हैं तो वो उधरमुखी होकर ऊपर की ओर उनकी शक्तियों का हम फिर लाभ ले सकते हैं। जैसे मूलाधार चक्र जो है वो गुदामार्ग के आसपास है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र आता है जो पेडू के आसपास, नाभि और पेडू के बीच के स्थान पर आता है। तीसरा चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है जो नाभि के आसपास होता है। और चौथा जो चक्र है वो हृदय चक्र, अनाहत चक्र जो हृदय के आसपास के भाग पर होता है। और उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र जो गले के आसपास होता है और थायराइड, टॉन्सिल इस तरह की बीमारी में लाभ देता है। उसके बाद जो आता है वो आज्ञा चक्र, जब हम जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं दोनों भुवों के मध्य में, आज्ञा चक्र हमारा उससे जागृत होता है। और उसके बाद सहस्त्राधार। तो ये जो चक्र हैं, जो अष्ट चक्र हैं, वो हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के उद्गम स्थान है। तो जब उन उद्गम स्थान को हम जागृत करते हैं तो उससे हमारी शरीर की सब प्रकार की नस नाड़ियां पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम किसी प्रकार के सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी में भी बैठकर, कुर्सी पर बैठकर भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी अवस्था में हम कंफर्टेबल हैं उसमें प्राणायाम करना चाहिए। सहज होकर प्राणायाम करना चाहिए, नॉर्मल होकर, रिलैक्स होकर प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। विश्राम। अब प्राणायाम के बारे में 3 चीजें हैं। पहले रेचक, कुंभक और पूरक। पूरक पूरक जो है श्वास को अंदर बढ़ना, रेचक श्वास को बाहर छोड़ना और कुंभक श्वास को रोकना। आंतरिक कुंभक अंदर श्वास रोकेंगे, बाह्य कुंभक बाहर श्वास रोकेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ना पैरों को रिलैक्स करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पैरों पे। बेटे ये पैर दिखना चाहिए, ये पैर दिखना चाहिए। पैरों को रिलैक्स करेंगे हम अभी इस प्रकार से, क्योंकि ज्यादा देर तक प्राणायाम करने से हमारे पैरों में जकड़न होने लगती है तो पैर रिलैक्स होने चाहिए। पहले उंगलियों का व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। ये प्राणायाम के बीच में इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैरों के उपयोग करेंगे, बाण, श्वास बढ़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास बढ़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। विश्राम। अब पूरे पैर को आगे पीछे करेंगे, श्वास बढ़ते हुए आगे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। श्वास बढ़ते हुए अंगूठा जमीन से लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए छोटी उंगली लगाएंगे। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड बनाएंगे, शून्य बनाएंगे। श्वास बढ़ते हुए शुरू करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे आएंगे। शुरू करेंगे 1 2
3, 4, 5, 6. वापिस एंटी क्लॉकवाइज 6, 5, 4, 3, 2, 1. विश्राम 1, 2, 3, 4, 5, 6. दोनों पैरों को इकट्ठा 1, 2, 3, 4, 5, 6. विश्राम तो रति जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको, किसी को कुछ पूछना है तो। दो हाँ जी। प्राणायाम हो गए, कपाल हाँ जी। भाती और भस्त्रिका। हेलो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। हाँ जी, नहीं तो फिर हम आगे के प्राणायाम बताएंगे। पूनम जी, मुझे ये पूछना था कि प्राणायाम जो होता है हाँ वो जी। हमारे जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें उसकी डेफिनेशन दी है कि श्वास प्रश्वास गति विच्छोद है प्राणायाम। हाँ यानी कि सांस लेना और सांस को छोड़ने की गति को जो हम बीच में रोकते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। ऐसा हमारे पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में लिखा है। हाँ, तो बीच में ये तो प्राणायाम भी आपने है जो ना भाई। कपालभाति, मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ तो जी, हाँ आपने जी, जो बोलिए। कपालभाति को प्राणायाम बोला है तो उसमें तो हम सिर्फ अपनी सांस छोड़ रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। तो बिना वो ऑटोमेटिकली जारी है, ले नहीं रहे हैं, लेकिन बिना लिए तो सांस नहीं छोड़ सकते। सांस के नहीं, लिए बिना लेकिन तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। नहीं, वो सांस। आपकी बात ठीक है, लेकिन हाँ, कपालभाति जो है वो प्राणायाम नहीं है, वो शुद्धि क्रिया है। कपाल को शुद्ध करती है वो हमारे, इसलिए वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम में तो हम सांस लेते हैं, कॉन्शियसली सांस लेते हैं और कॉन्शियसली सांस छोड़ते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। अनकॉन्शियसली अगर हमारी प्राण जा रहे हैं अंदर, सांस जा रही है अंदर, तो वो तो प्राणायाम नहीं है ना कपालभाति। कपालभाति तो प्राणायाम ही है, क्योंकि इसमें हम श्वास ऑटोमेटिकली लिया जाता है, लेकिन हाँ, छोड़ते तो कॉन्शियसली हैं। नहीं और ले रहे ना। क्रिया, इसमें कोई क्रिया तो हम करते ही है ना। बिना क्रिया के तो देखो, श्वास नॉर्मली ले रहे तो हम दिन भर घर में श्वास लेते ही हैं, वो प्राणायाम नहीं होगा। लेकिन नहीं, वो कुछ तो क्रिया हमारी तो, नॉर्मल श्वास है। हाँ, वो दिन तो भर हम की तो श्वास, नॉर्मल श्वास है, लेकिन इसमें क्रिया तो करते हैं। पेट के अंदर स्ट्रोक देते हैं और श्वास को फोर्स के साथ बाहर छोड़ते हैं, तो क्रिया तो है ही, इसलिए ये प्राणायाम है। शोभना जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि ये जो है 5 तरह के क्रियात्मक प्राणायाम होते हैं, हाँ, जिसमें कि पहला भस्त्रिका। हाँ, नहीं, भस्त्रिका। हमारा जो अष्ट योग हाँ। प्राणायाम है, अष्टांग योग कहते हैं, उसमें हमें 8 तरह के प्राणायाम बताए हैं। नाड़ी हाँ। शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, हाँ, वो सब भी अभी बताने उज्जाई। वाली हूँ। वो मैं उनको बता हाँ। रही हूँ कि 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, लेकिन ना इसमें क्रियात्मक प्राणायाम जो होते हैं, इसे क्रियात्मक प्राणायाम कहते हैं। 5 तरह के होते हैं। पहला भस्त्रिका होता है, जैसे इन्होंने बताया। दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम होते हैं, फिर आपका उज्जयी होता है, अनुलोम विलोम होता है। ये क्रियात्मक वो प्राणायाम सब हम बताने वाले हैं। अब इसके बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे, अग्निसार क्रिया करेंगे, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, वो सभी, भ्रामरी, उद्गीत, वो सब हम अभी इसी सेशन के अंदर सब करने वाले हैं। ओके। हेलो पूनम जी, वो सब अभी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू किया, अभी 2 ही किए ना, भस्त्रिका, कपालभाति। अब इसके बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे, अग्निसार क्रिया करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा उसके सा बाद, फर्क है। हाँ, उसके बाद भ्रामरी। अभी जैसे जैसे सेशन चलेगा ना, तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। हेलो पूनम जी, कपालभाति भी प्राणायाम ही है। हाँ, वही मैं बोल रही थी। हेलो पूनम जी, जिनके बैक पेन हो उनको कपालभाति करना चाहिए क्या? किनको? बैक पेन की प्रॉब्लम हो? बैक पेन की प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम, ये जो कपालभाति प्राणायाम है, ये मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ करें। बहुत फोर्स के साथ करेंगे तो हाई बीपी, हार्ट वाले को
फोर्स के साथ नहीं करना है, और बिल्कुल स्लो से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा स्लो, मध्यम गति और मध्यम शक्ति के साथ कपालभाति करें, तो उससे बैक पेन, कपालभाति से बैक पेन तो होता है, अगर कोई नया करेगा तो उसको 2-4 दिन होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली करेगा तो बैक पेन जो पहले का है वो भी चला जाएगा। ठीक है, कितने टाइम तक करना होगा 2-1 दिन। शुरू आगे में बढ़ेगा जी। हाँ जी प्लीज आगे तो क्या पूनम जी हाँ जी, क्या इसको ज्यादा देर ही करना जरूरी है कपालभाति को? हाँ जी, कितने देर करनी बताइए? देखो रेगुलर तो 15 से 20 मिनट हर रोज करना चाहिए, लेकिन हम तो 30-35 मिनट तक करते हैं, तो 30-35 मिनट तक भी इसको कंटिन्यूअसली बिना कोई नुकसान नहीं है। लेकिन और जो नया शुरू कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, कितना देर? 5 मिनट, 2 मिनट लगातार, फिर 3 मिनट और 5 मिनट तक तो उनको जाना ही है। 5 मिनट से ओके, पहले थैंक यू। मिलेगा। हाई बीपी वाले कर सकते हैं? हाई बीपी वाले कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी कम, और हाई बीपी वाले अनुलोम विलोम करें तो उसका ज्यादा फायदा होगा। अब ये प्राणायाम इतने सारे हैं, किसको किस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे पेट की इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो कपालभाति ज्यादा करे, और जिसको बीपी है वो अनुलोम विलोम ज्यादा करे, इसको कम करे। और एक प्रेग्नेंट लेडी और जो हमारे 4 दिन मंथली विजिट्स होते हैं, उनमें ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करते, और बीमारी की अवस्था में भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करते। रति जी आगे बढ़े। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब सबको म्यूट कर दीजिए आप। हाँ जी, थोड़ा सा अब आप करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के अंदर हम एक साथ में श्वास लेंगे, लैपटॉप खुल जाएगा, एक साथ में श्वास भरेंगे और एक ही साथ में खाली कर देंगे, और खाली करके श्वास को बाहर रोक कर रखेंगे, पेट के अंदर श्वास नहीं होगा। उसके बाद तिरबंध के साथ बाह्य प्राणायाम 3 बंद लगाएंगे, पेट को पीठ से मिलाएंगे, उद्यान बंद, गुदा मार्ग को टाइट करके रखेंगे, मूल बंद, और कंठ को ठोड़ी से लगाएंगे, ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे, जालंधर बंद। तीर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करेंगे। हम 3 ही बार करेंगे, इसको 5 से 7 बार तक कर सकते हैं। जिसको थायराइड है वो, उसकी बीमारी ठीक होगी। जैसे मूल बंद लगाएंगे तो पेट के आसपास की, और ये मूल बंद लगाएंगे तो बवासीर, कब्ज, इस तरह के गुदा मार्ग के जितने भी रोग हैं वो ठीक होंगे। और पेट को जब हम पीठ से मिलाएंगे और उद्यान बंद करेंगे तो वो पेट वाले रोग सब ठीक होंगे। बाह्य प्राणायाम हम 3 बार करेंगे, उसके बाद 3 बार ही अग्निसार क्रिया करेंगे। अब इसकी विधि एक बार देखेंगे। गहरा लंबा एक बार में श्वास लेंगे और एक बार में खाली करेंगे। श्वास को बाहर रोककर 3 बंद लगाएंगे, और फिर कोई ज्यादा समय तक श्वास रोक सकता है, कोई कम समय तक श्वास रोक सकता है। हमें अपना श्वास अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक समय तक श्वास नहीं रोकना चाहिए, जैसे हम कोई व्यक्ति अधिक समय तक रोक सकता है, कोई कम समय तक रोक सकता है, तो हमें अपने शरीर की, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही श्वास रोकना चाहिए। तो करेंगे एक बार। रिलैक्स, रिलैक्स। 3, फिर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे, जालंधर बंद, पेट को पीठ से मिलाएंगे, टाइट करके रखेंगे, उद्यान बंद, मूला गुदा मार्ग को टाइट करके रखेंगे, मूल बंद। फिर बंद के साथ एक साथ में श्वास लेंगे, एक साथ में छोड़ेंगे और तीनों बंद लगाएंगे एक साथ में और खोलेंगे। अब अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया है, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और एक ही साथ में पहले की तरह पूरा खाली करेंगे, और उसके बाद पेट में ऐसे पेट को आगे पीछे करेंगे, पेट में स्टॉप देंगे। वो अग्निसार क्रिया है। 3 बार अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया करने से जैसे आंतों की समस्या है, पेट की कोई समस्या है, कब्ज है, तो हमारे आंतों को बल मिलता है और आंतें पूरी तरह से सफल होती है।
श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर रोक कर करना। कई लोग क्या करते हैं, इसमें कपालभाति करने लगते हैं। कपालभाति नहीं करना, कपालभाति तो श्वास लेते हैं रोकते हैं, इसमें बाहर श्वास रोककर पेट में स्ट्रोक देंगे। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे और लेफ्ट से गहरा लंबा श्वास भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे और फिर जिससे छोड़ेंगे उसी से भरेंगे और इस तरह से सर्कल बनाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास भरेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। हमारा विधि सही होनी चाहिए और समय बराबर, तभी हम प्राणायाम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे जितनी नस नाड़ियां हैं उनकी समस्या जो है वह ठीक होती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित ये प्राणायाम है। हमारे किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद न आने की समस्या है, वह इस प्राणायाम के करने से ठीक होती है। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वह इस प्राणायाम के करने से ठीक होती है। हमारे बॉडी में जो रक्त का संचार है वो ठीक तरह से सुचारू रूप से होता है, क्योंकि बॉडी के किसी पार्ट में यदि कहीं पेन है, कोई ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो जैसे हम गहरा लंबा सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे उस पार्ट में ऑक्सीजन जाकर वो पार्ट अच्छा और स्वस्थ होता है। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 15 से 20 मिनट तक हर रोज करना चाहिए। और वैसे तो अगर किसी को कोई समस्या है, एक्सपर्ट है, तो वो 30-35 मिनट तक भी कर सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके करेंगे तो हम अपने साथ अपना साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने अंदर उतरकर पॉजिटिव भावना के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमें प्राणायाम करना चाहिए। हर बाहर जाती श्वास पर सोचना चाहिए। यदि हमारी कोई बीमारी है तो वो अब ठीक हो रही है, हम अच्छे हो रहे हैं और बाहर निकल रही हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो भी हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ प्राणायाम करना चाहिए। मुख पर प्रसन्नता के भाव, बिल्कुल सहज होकर, नॉर्मल होकर प्राणायाम। प्राणायाम में एक बात पर ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो बैकबोन है वो बिल्कुल ऐसे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी हमें प्राणायाम का पूरा लाभ हो सकता है। बैठने को आप चाहे कुर्सी पे बैठो, चाहे मेज पे बैठो, चाहे कहीं पर भी बैठो, किसी बेंच पे बैठ कर करो, कहीं भी बैठ कर करो, एक कोटिंग नीचे होनी चाहिए, किसी भी तरह की चटाई, दरी, मैट, कुछ भी, और उसके बाद बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए और सहज नॉर्मल आप जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस स्थिति में ही प्राणायाम कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि वो अनुलोम विलोम से मिलता ही है।
बस उसमें अंतर इतना है कि जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, जब हम श्वास भरेंगे तो कुछ पल के लिए वहां रुक जाएंगे, एकदम से श्वास भर के रोक कर रखेंगे और फिर उसके बाद श्वास बाहर छोड़ेंगे, और जब श्वास भरेंगे तब भी कुछ पल के लिए रुकेंगे, मतलब श्वास भरने के समय भी और छोड़ने के समय भी कुछ देर हम रुकेंगे। वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, क्योंकि हमारी नाड़ियों का शोधन होता है और नाड़ियों की हर नस नस में जो वो है ऑक्सीजन उससे जाती है कुछ पल रुकने की वजह से। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम था और इसके साथ ही मिलता है नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, श्वास भर कर भी रुकेंगे और छोड़कर भी रुकेंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, क्योंकि श्वास भरकर कुछ देर के लिए रुकना और श्वास छोड़कर भी कुछ देर के लिए रुकना, ये नाड़ी शोधन। अब हम ना थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, क्योंकि काफी देर तक ऐसे बैठे, बीच बीच में थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करते हैं प्राणायाम के साथ साथ। अब हम सर्वाइकल के व्यायाम करेंगे, जो हमारी ये गर्दन कंधा ये अकड़न हो जाती है, तो इसलिए सर्वाइकल के व्यायाम करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब अंगूठा अंदर और मुठिया बंद और कोहनी बिल्कुल सीधी होंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। अब दोनों हाथ अपने कंधों पर ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पूरा शून्य बनाएंगे, सामने आने पर कोहनी आपस में मिलनी चाहिए। सर्वाइकल के व्यायाम 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे पकड़कर सर के ऊपर की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए बाएं और दाएं जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बीच में, और पूरा ऐसे खींच कर रखेंगे। 1 श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे और सर के पीछे की ओर लगाएंगे, एंटी प्रेशर देंगे, श्वास भरते हुए इस क्रिया को करेंगे और एंटी प्रेशर देंगे। हाथों का प्रेशर सर की ओर और सर का प्रेशर हाथों की ओर। शुरू करें। 1 विश्राम, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स। अब एक हाथ से 1 2 एंटी प्रेशर देंगे श्वास भरते हुए। 2 3 4 5
6 बॉडी पर प्रेशर 1 2 3 4 5 6 हमारी डबल चिन हो जाती है, ये उसमें लाभ देगी। अब श्वास भरकर जैसे चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, इस प्रकार से करेंगे। अब पैरों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को खोलेंगे सामने, दोनों को हाथों के इस प्रकार से रखेंगे और चक्की आसन करेंगे। शुरू करेंगे 1, हम श्वास भरते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे आएंगे, हमारी कोहनियां सीधी रहेंगी, हम पीछे जाएंगे, इधर हाथ हमारे पैर के ऊपर से जाएंगे और इधर थाई के ऊपर से। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 वापिस एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4 3 2 1। अब हम जैसे पुराने समय में दही पिलोते थे ना, इस प्रकार से दही पिलोएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाथ से प्राणायाम करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत एवं प्रणव का ध्यान, ये तीनों एक ही साथ होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास अंदर भरकर नासिका के द्वारा भौरे जैसी गुंजन करते हैं और उद्गीत में ओम का उच्चारण करेंगे। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे भ्रामरी, 5 बार करेंगे उद्गीत और 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। ये तीनों एक ही साथ में होंगी। उसके बाद फिर आंखें उसके बाद ही खुलेंगी। भ्रामरी में जो आंख बंद होगी, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान। एक बार देखेंगे, पहली उंगली माथे पर, दूसरी उंगली आंख के कोनों पर और दोनों अंगूठों से कान बंद और श्वास अंदर भरकर नासिका से भौरे की गुंजन हम करेंगे और 5 बार अपनी गिनती के साथ सब करेंगे। एक मिनट के लिए मौन ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, या अपनी आत्मा को अपने अंदर शरीर में आत्मा के साथ साक्षात करेंगे और 1 मिनट के मौन रखकर हम ध्यान क्रिया का अभ्यास करें।
दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। 3 बार इस क्रिया को करेंगे और तीसरी बार में हम अपनी आंखें खोलेंगे। और हमारे शरीर में कहीं भी रोग है तो हम इस प्रकार से अपने शरीर में उसी जगह ऊर्जा देंगे। जैसे हमारे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो इस प्रकार से अपने शरीर को ऊर्जावान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है उसके करने से एक हमें नींद अच्छी आती है, टेंशन, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है, और सर के ऊपर के भाग, गर्दन से ऊपर के भाग, गर्दन से ऊपर के भाग सब में ये विशेष रूप से लाभकारी है। एक मन को शांति देता है। और उद्गीत जो प्राणायाम है वो हमारे ध्यान लगाने में मदद करता है। हम हमारी सोच, एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच को उत्पन्न करता है और हम एकाग्रता उससे बढ़ती है। रति जी, अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं एक एक करके। हेलो पूनम जी, मैं उमा अग्रवाल बोल रही हूँ। हेलो पूनम जी। हाँ जी उमा जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने जो भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया था, उसमें जो हमने सांस भरी है तो हमें छाती में भरनी है सांस, वो पेट नहीं फूलना चाहिए हमारा। भस्त्रिका प्राणायाम करने में छाती में सांस भरनी है, जब हम छोड़ेंगे तो हमारा पेट नहीं फूलना चाहिए। हाँ, भस्त्रिका में छाती में सांस भरनी चाहिए, पेट में नहीं भरनी चाहिए। हाँ जी, और अनुलोम विलोम में भी छाती में ही सांस भरनी है। पेट हमारा किसी भी प्राणायाम में नहीं फूलना चाहिए। मैंने भी 7 दिन का रामदेव जी का वो योग शिविर अटेंड किया हुआ है, तो मैंने तो उनके सामने बैठ के सारा प्राणायाम सीखा है, पूरा मेरे पास उनका साहित्य भी है पूरा। हाँ राइट है, छाती में ही सांस भरनी चाहिए, पेट में नहीं भरनी चाहिए। हाँ, तो आपने ये चीज बताई नहीं ना, मैं इसलिए इसको वो आपको सारी मतलब थोड़ा चीजें वो स्किप हो गई, उसमें निकल हाँ, गई। हाँ, वो छाती में ही भरना सांस चाहिए। भरनी है, मतलब हाँ, पेट छाती में नहीं सांस भरनी है। ठीक है, आपने अच्छा किया, बता दिया। पेट नहीं फूलना चाहिए हमारा किसी भी प्राणायाम हाँ, करने में। हाँ बिल्कुल। वो और ये जो आपने उद्गीत और ये भ्रामरी प्राणायाम करवाया है, इसमें हमने लंबी सांस भरनी है और हमारा 1 मिनट तक सांस चल सकता है। मैं आपको करके दिखा सकती हूँ अभी। हाँ नहीं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम का भी देखते हुए इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया इसको। अगर आप ऐसा करो तो बहुत लंबा है। नहीं, अब जैसे आप करवा रही हैं ना, तो आप उसको मतलब प्रॉपर बताएंगी, तो जहाँ हम हाँ एक बार करके बताएंगे तो हम लंबा सांस भरेंगे और काफी देर तक हमारा ओमकार चलता है। तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ अभी इसी समय, आप कहें तो। कोई बात नहीं, वो तो मालूम है, लंबा सांस इसमें भरते हैं, देर तक रखते हैं और देर तक गुंजन करते हैं। और किसी को कुछ बात पूछनी है? हाँ पूनम जी, आपने ये नहीं बताई कि अनुलोम विलोम में लेफ्ट साइड से ही सांस लेना है और लेफ्ट साइड में ही खत्म करना है। हाँ, लेफ्ट साइड से शुरू करना और लेफ्ट पे ही रोकना है। हाँ, वो राइट है, लेफ्ट से ही शुरू करेंगे और लेफ्ट पे ही रोकेंगे। जिससे शुरू करेंगे उसी पे रोकेंगे, लेकिन लेते लेफ्ट से ही है और लेफ्ट पे ही आके रुकेंगे। हेलो पूनम जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे पूछना है कि बैक पेन की एक्सरसाइज फिर से बता देना प्लीज। हाँ हाँ जरूर। बैक पेन के लिए। हाँ, तो वो लास्ट में बताऊंगी ना। अभी एक्सरसाइज तो आज इन्हें प्राणायाम का सत्र दिया, मैं पहले अपने प्राणायाम वाला सेशन कंप्लीट कर लूं, एंड में बता दूंगी उसको। ओके ओके। हाँ, अभी मेरे प्राणायाम रहते हैं ना, अभी शीतली, शीतकारी, उज्जयी प्राणायाम, वो सब बताने भी हैं। और कोई डाउट है किसी का? तो रति जी, आप सबको म्यूट कर दीजिए तो हम हाँ थोड़ा जी, आगे हाँ बढ़े। आप कंटिन्यू। हाँ जी। अभी एक बार पैरों को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि प्राणायाम के बीच में हम थोड़ा बीच बीच में थोड़ा पैरों को रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटा लगातार हम एक ही स्थिति में नहीं बैठ पाएंगे। यदि एक स्थिति में बैठेंगे तो हमारे थोड़ा ना पैर में अकड़न आने लगती है, इसलिए बीच बीच में थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम हम जो करते हैं वो पैरों को करने के लिए। दोनों पैरों में थोड़ा फासला करेंगे और श्वास करते हुए 1 2 3 4 5 6
5 4 3 2 1 विश्राम। और हम यदि हमारे घुटने में दर्द है या घुटने की कोई प्रॉब्लम है तो हम एक मोटा टॉवल लेकर अपने इसके नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए इस पर ऐसे प्रेशर करेंगे। श्वास भरे, छोड़ दिया, रिलैक्स। श्वास लिया, टाइट किया, श्वास भरा, टाइट किया, छोड़ दिया, टाइट किया, छोड़ दिया। तो एक, अब हम इस अपने पैर को उठाएंगे और इसको छाती से लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 4 3 2 1। अब प्राणायाम करते समय हमें हास्य प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए यदि हम हास्य प्राणायाम करेंगे तो हमें उसका भी लाभ लेना जरूरी है। तो अब हम इस पैर को अपने को इस तरह से पकड़ेंगे जैसे हम बच्चे को पकड़ते हैं और साथ साथ हास्य क्रिया करेंगे। शुरू करेंगे सब मेरे साथ। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से करेंगे। शुरू करें। 1 2, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए 3 4 4 3 2 1। अब एक बच्चे को गोदी में उठाया, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, यदि दूसरे को नहीं उठाया तो वो नाराज हो जाएगा, इसलिए अब दूसरे बच्चे को भी गोदी में उठाएंगे और उसको भी इसी प्रकार से झुलाते हुए हाथ से क्रिया करेंगे। विश्राम। अभी हम रिलैक्स होकर बैठेंगे और अगला प्राणायाम हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली और शीतकारी। शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जीभ को गोलाई में घुमाते हुए मुंह से श्वास भरेंगे और नासिका से उसको बाहर छोड़ देंगे। शुरू करेंगे। यह है शीतली प्राणायाम। यह है शीतली प्राणायाम। ये प्राणायाम सर्दियों में नहीं किए जाते, ये गर्मियों में ही प्राणायाम किए जाते हैं, क्योंकि ये प्राणायाम जो है हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगी हुई होती है, तो आजकल तो पावर बैकअप है, लेकिन पुराने समय में जब लाइट नहीं होती थी, पंखे नहीं चलते थे, तो आदमी को जब बाहर से आता तो एकदम से गर्मी लगती थी। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम करें तो उससे बॉडी में ठंडक आती है। ये गर्मी के प्राणायाम है, इन्हें सर्दी में नहीं किया जाता। शीतली और शीतकारी को विशेष रूप से गर्मियों में ही करते हैं। शीतकारी प्राणायाम दोनों दांतों के पीछे जीभ को मोड़कर ऊपर तालू पर लगाते हैं और तालू पर लगाकर मुंह से श्वास भरेंगे और नासिका के द्वारा उसको छोड़ेंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम गर्मी के प्राणायाम, जिसको बहुत ज्यादा गर्मी हो, पसीना आता हो हाथों पैरों में, तो वो इस प्राणायाम को कर सकता है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले, थायराइड और टॉन्सिल के लिए यदि किसी को गले की कोई समस्या है तो वह उज्जाई प्राणायाम कर सकता है। गले को टाइट करते हुए मुंह से गहरा लंबा श्वास भरेंगे और कुछ पल रोक के रखेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल को दबाते हुए लेफ्ट से उसको छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम।
विश्राम, रिलैक्स करेंगे। अब हम थोड़ा हाथ की मुद्राओं के बारे में बताएंगे, हस्त मुद्रा के बारे में। तो ये हम अपनी हाथों की उंगलियों को परस्पर विधियों से मिलाने से हस्त मुद्रा बनती है। जैसे कि हम प्राणायाम करें, टीवी देखें, कोई भी कार्य करें, तो हम किस मुद्रा में बैठे, किस प्रकार की हमें बीमारी है, उस प्रकार की हम मुद्रा का चयन कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जो हाथ में 5 उंगलियां हैं, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है और हमारी जो हाथों की उंगलियां भी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि अंगूठा जो है वो अग्नि का प्रतीक है, पहली उंगली, तर्जनी उंगली वायु को का प्रतिनिधित्व करती है, ये आकाश को, मध्यमा और रिंग फिंगर जो है ये पृथ्वी और ये जल को। इस प्रकार हमारे 5 तत्व हमारे 5 हाथों की उंगलियों के अंदर विद्यमान है और इनको हम विभिन्न प्रकार से मिलाकर जिस जिस तरह का रोग है, तो प्राणायाम करते समय इस तरह की मुद्रा का चयन कर सकते हैं। घर में बैठे समय भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, किसी प्रकार। पहली मुद्रा ज्ञान ध्यान मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली के टोक को मिलाने से ज्ञान मुद्रा। ज्ञान ध्यान मुद्रा, इससे हमें ध्यान लगाने में मदद मिलती है और पूजा करते समय में या कोई भी एकाग्रता अगर हमें ग्रहण करनी है, जैसे विद्यार्थियों के लिए है और ये जो साधु सन्यासी होते हैं वो इस मुद्रा को ज्यादा लगाते हैं, तो हम ये ज्ञान ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी मुद्रा आती है वायु मुद्रा। पहली पहली उंगली को अंगूठे के मूल में इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से। तो ये वायु मुद्रा है। जब हम प्राणायाम करें तो इस मुद्रा में बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि जब वायु रोग, गठिया, आर्थराइटिस, शरीर में रेंगने वाले दर्द, कहीं भी दर्द है, तो वायु रोग होते हैं, तो हम इस वायु मुद्रा को लगा सकते हैं। किसी को इससे संबंधित अगर रोग है तो वो वायु मुद्रा के अंदर बैठकर अभ्यास कर सकता है। तीसरी मुद्रा आती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जो है ये अंगूठा और ये अनामिका उंगली, इन दोनों के टोक को इस प्रकार से मिलाकर इसके मूल में मिलाकर इस प्रकार से करेंगे तो ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका क्या लाभ है? इससे शरीर का भारीपन कम होता है और वैसे भी ये दोनों तेज का प्रतीक है। अंगूठे से जब हम किसी एक अच्छी भावना के साथ किसी को तिलक लगाते हैं, तो अंगूठे से तिलक लगाकर अनामिका उंगली से ऊपर बढ़ाते हैं, तो हमारी जो भावना है, एक अच्छी भावना से जब हम दूसरे व्यक्ति के तिलक लगाते हैं, तो हमारी जो अदृश्य शक्ति है उस व्यक्ति के अंदर चली जाती है, तो उसकी शक्ति जो है वो एक दुगनी शक्ति हो जाती है, क्योंकि तिलक करते समय एक हमारी अच्छी भावना होती है। उस वजह से ये उस चीज का भी प्रतीक है कि दूसरे व्यक्ति को एक प्रकार से आप आशीर्वाद देते हुए उस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आती है लिंग मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से मिलाएंगे और लेफ्ट हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से खड़ा करके रखेंगे। इससे सर्दी के रोग मिटते हैं, नजला, जुकाम, खांसी, सर दर्द, और सर्दी में होने वाले, क्योंकि ये गर्मी पैदा करती है, सर्दियों में इसको विशेष रूप से लगाया जाता है, सर्दी के रोग इससे मिटते हैं। इसके बाद आती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये अनामिका उंगली और अंगूठे के टोक को मिलाने से, इसके मिलाने से शरीर में जो व्यक्ति के संकुचित विचार हैं, तेज की कमी है, रक्त का संचार प्रॉपर तरीके से होता है इस पृथ्वी मुद्रा को लगाने से। उसके बाद आती है प्राण मुद्रा। ये दोनों उंगली, लास्ट वाली अनामिका और कनिष्का उंगली को मिला और अंगूठे के साथ इस प्रकार से मिलाने से प्राण मुद्रा बनती है। प्राण मुद्रा हमारे जो बॉडी में रक्त का संचार अच्छे से होता है और व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष रूप से इस मुद्रा को लगाने से होती है। और इसके बाद है ये अपान वायु मुद्रा। दोनों उंगलियों को, और ये दोनों खड़ी रहेंगी इस प्रकार से, अपान वायु मुद्रा, यानी गैस
पेट दर्द, उदर सूल, पेट के अंदर कोई भी दर्द, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो आप इस मुद्रा को लगाकर अपने शरीर को सही रख सकते हैं। अब आती है शून्य मुद्रा। ये मध्यमा का उंगली को इस प्रकार से मिलाने से शून्य मुद्रा बनती है। ये कान के रोग, गूंगा बहरा व्यक्ति भी है, इस मुद्रा को लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन वो जन्म से गूंगा बहरा नहीं होना चाहिए। बाद में अगर कोई कान की समस्या है तो वह इसको लगाने से सही होती है। इसके बाद आती है हृदय मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे के मूल से मिलाएंगे और उसके बाद इन दोनों उंगलियों को आपस में इस प्रकार से टच करेंगे। ये हृदय मुद्रा है। ये किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वह इसको लगा सकता है। ये मुद्रा जो है वो इंजेक्शन की तरह काम करती है। यदि किसी को हार्ट का दौरा पड़ता है वह इसको लगा ले तो वो भी उस स्वस्थ हो सकता है, और उस समय के लगातार अभ्यास के बाद वह पूर्ण रूप से हार्ट की समस्या सही हो जाती है। और उसके बाद आती है वर्ण मुद्रा। ये छोटी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से मिलाएंगे तो वर्ण मुद्रा, ये जल तत्व की कमी है, जल तत्व के जो रोग है, त्वचा और स्किन की जो प्रॉब्लम है, वो इस प्रकार की मुद्रा को लगा सकता है। और इस प्रकार की मुद्रा को लगाकर हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे ये पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में ये जो है ये आंख का पॉइंट, और इस अंगूठी के नीचे उंगली के नीचे कान का पॉइंट, इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाकर भी ये हमारे चैनल हैं जिससे हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब भी हम एक्यूप्रेशर करें तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करें, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमारी मांसपेशियां खाना पचाने में लग जाती हैं। खाना खाने के कुछ समय के पश्चात करें। और ये जो छोटी उंगली है इसके ऊपर हार्ट का पॉइंट और नीचे शुगर का पॉइंट, बीच में हथेली के मध्य में किडनी का पॉइंट, और ये हाथ के पास ये थायराइड का पॉइंट, और ये अंगूठे के साथ हमारा रीढ़ की हड्डी और कमर का पॉइंट, और ये जो हमारे हाथों के पीछे के ये जो है ये पेन किलर चैनल है, इनको पूरी तरह से रब करें। हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों में सेम पॉइंट, जब हम दबाएं तो दोनों हाथों और दोनों पैरों के पॉइंट दबाएं, और हम इनको इस प्रकार से दबा सकते हैं जैसे ये आती है। आप इससे भी हमारी उंगलियों के पोरे ऐसे दबाते हैं। ये जो छोटी उंगली है इसके टॉप को दबाने से यदि किसी को यूरिन की समस्या है तो वह ठीक होती है, और छोटी उंगली के साथ वाली उंगली को दबाने से टेंशन, डिप्रेशन की कोई समस्या है तो वह ठीक होती है। पूरे हाथों को इस प्रकार से हार्ड सरफेस पर जैसे फर्श पर रखेंगे तो हमारे दांतों की, मसूड़ों की, गम की कोई समस्या है तो वह ठीक होती है। और जब हम प्रेशर दें, यदि हम हाथ से दें तो ऐसे प्रेशर ना दें, तो ऐसे दें। जो सीधा देंगे तो पूरी तरह से नहीं आएगा, इस तरह से प्रेशर दें, और इससे भी हम प्रेशर दे सकते हैं। और ये हमारे पेन किलर चैनल है। इसके साथ ही हमारे पास एक एक्यूप्रेशर की मशीन है, उसके द्वारा भी हम अपने जैसे L4, L11, अभी इतना समय नहीं है कि इसके बारे में डिटेल से बताया जाए। इस मशीन के द्वारा भी हम अपने चैनल को दबाकर अपने बॉडी के पार्ट को ठीक रख सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। और एक खास दवाई मैंने 2 चीज बनाई है, जैसे कि एक तो ये गैस के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए और इंडाइजेशन के लिए। ये जो बनाया है ये जीरा अजवाइन को थोड़ा सा सेककर और काला नमक इसके अंदर डालकर इसको बनाया है। ये गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद लें तो हमारे पेट में गैस की समस्या ठीक होती है। एक मैंने ये दर्दों की दवाई बनाई है। बॉडी में जितने भी प्रकार के दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, चलते फिरते दर्द है, रेंगने वाले दर्द है, ये मैंने दवाई काफी पहले बनाई थी। और ये वैसे भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली एक दवाई है। इसका मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या डाला है। मैंने ये अपनी बेटी को दी थी, लेकिन वो बच्चे क्या है आजकल जो कोई हेल्दी चीज है उसको नहीं खाते, वो मेरे पास वापस कर गई और मैं इसको लगातार ले रही हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ है। तो इसके अंदर मैं बताती हूँ क्या क्या चीज है। इसके अंदर 8-9 चीज हमने इस्तेमाल किया है, जैसे गोंद, मखाने, काले तिल, सफेद तिल, अलसी,
सूरजमुखी के बीज, सौंफ, बादाम और चारों मगज, ये सब चीजों को बराबर मात्रा में 50 ग्राम ले तो 50 ग्राम सब चीज और 100 ग्राम ले तो 100 ग्राम सब चीज को मिलाकर गोंद को देसी घी में भूनना है और मखाने को कम घी में भूनना है, हल्का सा ऐसा, और हर सामान को हल्का हल्का फ्राई करना और फिर ग्राइंड कर देना। काले तिल और पंचो मगज वो सबको मिला के मैंने इसे बनाया। एक चम्मच आधा चम्मच, जैसे बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, तो गर्म दूध के अंदर ऐसे मिलाकर सुबह शाम ले सकते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग होगी और हमें कोई दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। और ये एक हेल्दी मैंने ये तैयार किया है दर्दों के लिए, स्पेशली ये दर्द की दवा है। आप ले, रति जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। आंटी एक बार दोबारा बता दीजिए इस दवाई के बारे में, क्या क्या मिलाया, दोबारा बता दीजिए। गैस में क्या क्या मिलाया? अच्छा, क्या क्या मिलाया है? अच्छा, गोंद, मखाने, काले तिल, सफेद तिल, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, सौंफ, बादाम और चारों मगज। चारों मगज में खरबूजे के बीज, खीरे के बीज और वो सब आते हैं मिक्स, वो सब मिलाकर इसको बनाया है। कोई मीठा नहीं डाला है, कोई शुगर नहीं डाली, बिल्कुल फिक्का है। गोंद को घी में भूनना है, मखाने को थोड़े हल्के घी में भूनना है और उसके बाद सब चीजें सूखी भूननी है, किसी में घी नहीं डालना, और फिर ग्राइंड करके रख लेना है। 1 साल, 6 महीने, 7 महीने, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आप गर्म दूध में मिलाकर, इसलिए ये दर्द की दवाई है और पेट साफ होगा इससे स्पेशली। अगर आप रात में गर्म दूध के अंदर डालकर इसको मिलाकर पियोगे तो आपने सौंठ बोला कि सौंठ बोला आपने? सौंठ नहीं, सौंफ। ओके ओके। और किसके किसके बीज? और मैं पूनम जी, और कौन कौन से बीज आपने बताए? आप प्लीज एक एक करके पूछिए, बिकॉज ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक बार पूनम जी 1 मिनट में सबको म्यूट पे कर देती हूँ और उसके बाद आपने जो जो चीजें इसमें यूज की है बस एक बार और रिपीट कर दीजिए। पहले मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। सब लोग प्लीज लिख लीजिए, मैं आराम से बताऊंगी। 1 मिनट। हाँ जी, तेरा पेन कॉपी ले आए। शुरू करें? 1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ जी, आप बता दीजिए। अच्छा, गोंद, जो हम गोंद खाते हैं ना, आफ्टर डिलीवरी भी लेते हैं उस गोंद को, वो गोंद, मखाने, तिल, काले तिल और सफेद तिल दोनों, अलसी के बीज, गोंद, मखाने, काले तिल, सफेद तिल, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, सौंफ, बादाम, चारों मगज, बस यही चीज है। और इनको थोड़ा घी में भूनना है। गोंद तो घी में ही भुनेगा, वैसे नहीं भूनता। और मखाने थोड़े से हल्के घी में भूनना है और बाकी सबको सूखा भूनना है, हल्का सा रोस्ट करके, और फिर उसको पीस के दूध के लिए रख लेना है। और ये अजवाइन, जीरा भून के और काला नमक मिला के रखा है। इसकी एक पक्की गर्म पानी के साथ लें तो गैस, पेट में अपच की जो समस्या है वह इससे ठीक होती है। और इन दोनों का आप बता दीजिए कि इन दोनों को कब इन दोनों का आप बता दीजिए कि दोनों कब लेना होता है, सुबह शाम? अच्छा, या ये जो, हाँ, ये जो है गोंद मखाने वाली जो है, इसको गर्म दूध के अंदर मिलाकर लेना है सुबह और शाम, और नहीं तो एक समय भी ले सकते हैं। रात में स्पेशली लेंगे तो हमारा पेट भी साफ होगा और विशेष रूप से दर्दों में लाभकारी होगा। दोनों समय लिए तो वो भी अच्छा है। छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, सब लेते हैं, क्योंकि इससे एक इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो ये जीरा, अजवाइन और काला नमक वाला है, ये दोपहर में खाना खाने के बाद या रात में खाना खाने के बाद, जिसको गैस की समस्या है, हाजमे की ठीक नहीं है,
अपच की समस्या है, वो इसको गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच सुबह शाम ऐसे पक्की की तरह ले ले तो उसका वो पेट की गैस वैस सब सही रहेगी। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ, अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना है वो हाँ पूछ सकते हैं। जी जी जी। हेलो पूनम जी, शीतकारी वाला जो आपने प्राणायाम बताया था एक बार बता देंगे क्या? वो स्किप हो गया था मेरा। अच्छा, दोनों दांतों को आपस में मिलाकर उसके पीछे जो जीभ है उसको तालू से मिलाकर और मुख से श्वास भरेंगे, नासिका से छोड़ेंगे। क्वांटिटी तो आपने बताई नहीं कितनी। ये गर्मी का प्राणायाम है, गर्मियों में किया जाता है। शीतकारी प्राणायाम है और शीतली प्राणायाम जीभ को गोलाई में घुमाकर श्वास मुंह के अंदर भरते हैं और नासिका से छोड़ते हैं। ये दोनों गर्मी के प्राणायाम है। थैंक यू। ये जो आपने लास्ट में बताया कि गर्मियों में नहीं ले सकते ना, ये जो आपने बीच बूंद का और मखाने का बताया है, हाँ जी, गर्मियों में तो नहीं ले सकते? गर्मी सर्दी कभी ले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि तिल तो गर्म होते हैं ना। बेशक हो, तिल वैसे भी तो खाते हैं, थोड़ा इसमें कितने तिल हैं, तो सब चीज मिक्स है ना। तो आप इतना तो, अगर किसी को कोई दर्द है तो उसको तो थोड़ी गर्म ही चीज चाहिए, क्योंकि ये दर्द की दवाई है। दर्द होना यानी मतलब इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? क्वांटिटी जी? क्या रहेगी? ये जो इसको 1 इंग्रेडिएंट्स आपने चम्मच, बताए थे, 1 चम्मच नहीं, बड़ों बनाने के लिए क्वांटिटी क्या? बनाने के लिए आप 100 ग्राम सब चीज ले लो, 50 ग्राम सब चीज ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो। पहले तो थोड़ा ही बनाओ ना, क्योंकि सब बराबर पता की नहीं रहेगी। आपको। सब बराबर, सब बराबर, हर चीज बराबर। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूनम जी, हेलो पूनम जी, हाँ जी, ये कद्दू के बीज भी डालने हैं क्या इसमें? कद्दू के बीज नहीं, सूरजमुखी के बीज। नहीं तो चारों मगज में कद्दू के बीज भी आएंगे क्या? चारों मगज? हाँ, चारों मगज में जो आएगा वो चारों मगज लेनी है। जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा और कद्दू क्या है? हाँ, जो भी 4 मगज के अंदर 4 बीज आते हैं। अच्छा, हाँ, वो चारों लेने हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हेलो पूनम जी, आपने जो बताया जीरा और अजवाइन को भून के खाना है, काला नमक डाल के, हाँ तो जी, उसका पाउडर बनाना है या सिर्फ भून पाउडर के? पाउडर पाउडर देखो ना, अच्छा पाउडर बनिए। पाउडर। थैंक यू। वो साबुत कैसे खाएंगे, वो तो फिर दांत में अंदर जाएगा। पाउडर बनाना है। तो इसे सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा भून कर, ये गुनगुने पानी के साथ? गुनगुने पानी के साथ। अजवाइन भी भूननी है? ओके। हाँ, अजवाइन भी थोड़ी सी भूननी है और जीरा भी भूनना है, क्योंकि कच्चा तो नहीं खाया जाएगा। भूनने के बाद काला नमक मिला के उसको रख लो एक डब्बे के अंदर, और जब भी आपको लगे खाना खाने के बाद ले तो वो खाना अच्छे से हजम हो जाएगा और गैस भी नहीं बनेगी। एक बार आप अपना वो पाउडर फिर से दिखाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, लो। हेलो हेलो पूनम जी, हाँ जी, इसमें थोड़ा हींग भी मिला सकते हैं, गरम भून के सूखा, वो और ज्यादा फायदा करेगा काला नमक का। हाँ और चलो, इसके वो तो अपना वो है, लेकिन ये इतना तो हो तो अच्छा है। उसके बाद कुछ भी ऐड करो वो अलग ये चीज है। एक तरह का हींग बस्तक चूरन बन जाता है। ये हाँ, जीरा, ये अजवाइन, अच्छा काला नमक, अच्छा चूरन बन जाएगा। हींग बस्तक कर चूरन सकते बन हैं। जाता हींग है। का कोई नुकसान थोड़ा ही है, हींग तो अच्छी बात है खाना। हाँ, हींग जरूर मिलाइए इसमें, जो भी बनाए। हींग का बहुत फायदा होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना है? तो हींग को भी क्या भून के मिलाएंगे कि ऐसे ही सूखा? हाँ, हींग कच्चा नहीं मिलाना, हींग भूनना ही पड़ेगा। हींग को भी थोड़ा भून के मिलाएं, और जरा सा देसी घी में भून के मिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। आधा चम्मच घी में हींग को डाल के भून के उसको मिला लीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी रति जी, मेरे पास आप अगर ये सब चाहें तो एक सेशन नेक्स्ट मंथ मेरे को दें तो अच्छी बात है। मेरे पास और नेचुरोपैथी के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है, तो देख लेना जैसे भी टाइम मिले और सब इच्छुक हो तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी का भी किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपको जब
सेशन ठीक है, प्लान वो कर हाँ, सकते हो तो ठीक मेरे को है, एक सेशन और नेचुरोपैथी के ऊपर दे सकते हो। ठीक है, जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू पूनम जी। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू रति, थैंक यू ऑल सुपर Thank you मॉम। Poonam ji, thank you थैंक यू, Rati, thank you everyone, thank you all super moms. बहुत Thank अच्छा you, रति सेशन जी। था पूनम जी, अच्छा थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।